हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया यार। हम लोग जो है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हमने अपने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे के न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको जो है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पार्ट 1 चैप्टर 1 वीडियो को आप देखिए। अब यार अपना ये जो नेक्स्ट हाँ, तो स्टूडेंट जो है पॉलीथीन को वूल के साथ रब्ड किया गया है, तो वूल में निगेटिव चार्ज आया है। इट मींस निगेटिव चार्ज ऑन वूल वो है हमारे पास -3 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, निगेटिव जो ये पार्ट निगेटिव शो कर रहा है, इट मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वूल में, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वूल में। यार क्या तो स्टूडेंट पॉलीथीन से वूल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स हुए हैं, ड्यू टू विच वूल जो हमारा निगेटिवली चार्ज हुआ है और इसमें इतने किलोइलेक्ट्रिक चार्ज है। बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वी हैव Q is equal to minus n and value of Q is -3 into 10 to the power -7 minus ne, माइनस से माइनस कैंसिल। देन E की वैल्यू, n की जो वैल्यू है स्टूडेंट 3 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब यार स्टूडेंट यहाँ पे जो वैल्यू है स्मॉल e, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, विच इज द अमाउंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देन वैल्यू ऑफ स्मॉल एन जो आई आर वो हमारी है 1.875 इंटू 10 टू द पावर +12। So these are the number of electrons transferred from polythene to wool. Estimate the number of electron transferred from which to which. The number of electron transferred from polythene to wool. Polythene टू वूल। अब स्टूडेंट बात हम करते हैं नंबर बी में। ये बोल रहा है कि क्या पॉलीथीन से वूल में कोई मास ट्रांसफर हुआ है? तो ऑफकोर्स यार स्टूडेंट, अगर पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वूल में तो वूल निगेटिवली चार्ज हो रहा है। तब यार पॉलीथीन से जो इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी तो पॉलीथीन से इलेक्ट्रॉन वूल में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो पॉलीथीन के जो इलेक्ट्रॉन वूल में ट्रांसफर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में मास भी तो होता है। तो अगर पॉलीथीन के इलेक्ट्रॉन वूल में जाएंगे तो फिर पॉलीथीन का कुछ मास वूल में भी तो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? देन इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? यस। देन मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, is there transfer of mass from wool to polythene? No, polythene to wool. Transferred mass from polythene to wool, that is स्मॉल m इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन m सफिक्स e इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन मास जो वन इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12। देन टोटल मास जो वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो रहा है दैट इज 1.71 इंटू 10 टू द पावर -15 kg।
1.71 into 10 to the power minus 18 kg. Is there transfer of mass from wool to polythene? तो wool से polythene में नहीं बल्कि polythene से wool में मास ट्रांसफर हुआ है और उसका वैल्यू है ये 1.71 into 10 to the power minus 18 kg. Two small insulated copper spheres A and B of same size have their centers 50 cm apart in air. Find the mutual force of repulsion if charge on each plus 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. यह नंबर है, पहले सॉल्व कर लेते हैं. नंबर ए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इक्वल अमाउंट के हैं. देन Q इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम. Q इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम. इनके बीच जो डिस्टेंस है वो R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. स्टूडेंट कूलम्स लॉ से फोर्स निकल आएगा. F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट product of both charges divided by distance square and distance between them. F is equal to 9 into 10 to the power 9, 6.5 into 10 to the power minus 7, 6.5 into 10 to the power minus 7 upon square of distance between them 50 into 10 to the power minus 2 whole square. स्टूडेंट इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 1.5 into 10 to the power minus 2, 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन रिपल्सन. तो रिपल्सन होगा, इसमें दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स जो होगा रिपल्सिव फोर्स होगा. तो नंबर ए बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना था. अब इसका नंबर बी पार्ट है, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ. अब नंबर बी पार्ट में भी 3 पार्ट बना दिए गए हैं. Number of the charge on each sphere is doubled and the distance between them be halved. तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट नंबर है अपना उसको सॉल्व करते हैं. नंबर बी में जो फर्स्ट है, नंबर बी में जो फर्स्ट है, नंबर बी 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं तो सिंगल सिंगल करके अटेंड करते हैं. नंबर बी में जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट अपना कह रहा हमने चार्ज को डबल कर दिया है एंड डिस्टेंस को हाफ कर दिया. तो जो अभी आंसर आया हमारा नंबर ए में वो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन. तो नंबर ए का आंसर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन. अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कह रहा है मैं चार्ज को डबल कर देता हूं और जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देता हूं. F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को डबल कर रहा है 2q इंटू 2q अपॉन और डिस्टेंस जो है उसको हाफ कर रहा है देन r/2 होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q अपॉन r स्क्वायर देन 4. स्टूडेंट ऊपर साइड 2 2 जा 4 ये बना और नीचे साइड ये 2 2 जा 4 और ये चला जाएगा ऊपर देन 4 इंटू 4. इट मीन्स जो भी अपना आंसर आया था उसका 16 टाइम्स आंसर आएगा क्योंकि ये वैल्यू टोटल अपने पास है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. देन F इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो यार ये स्टूडेंट टोटल बनेगा जाके आपका आंसर 0.24 न्यूटन, 0.24 न्यूटन. तो इस तरीके इसको आप डैश से डिनोट कर लेते बिकॉज एफ हमने इस क्वेश्चन में पहले जो है कंसीडर कर लिया. तो स्टूडेंट बी का जो फर्स्ट पार्ट अपना आंसर आ रहा है वो है 0.24 न्यूटन. अब स्टूडेंट बी के बाद जो है नंबर बी में ही सेकेंड पार्ट है, बोथ स्पेस बी प्लेस्ड इन वाटर के इज इक्वल टू 81. तो स्टूडेंट नंबर बी पार्ट में हमसे बोल रहा है कि अगर हम यही जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस को वाटर के अंदर प्लेस करते तो फोर्स कितना आता. बिल्कुल सही बात है भाई, चार्ज क्यू क्यू होता है, स्मॉलर डिस्टेंस पे होता और उसको जो है जो बोथ चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो उसने वाटर प्रेजेंट कर दिया. तो बी नंबर का सेकंड पार्ट है एफ डबल डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देन वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां लिखा जाता Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. स्टूडेंट 1/4 पाई क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन हम लोग कर देंगे यहां पर 81
देन एफ डबल डैश इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट अपना 1.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। 1.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। देन बी पार्ट का सेकेंड आंसर है 1.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन। देन स्टूडेंट बी में जो थर्ड पार्ट है, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी बी टच्ड विद ए एंड देन विद बी एंड फाइनली रिमूव्ड अवे। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज, यार स्टूडेंट बिल्कुल इसको जो है हम लोगों को बारी बारी से समझना है। नंबर थर्ड आंसर जो है हमारा नंबर थर्ड है, जो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। नंबर बी का जो है ये थर्ड जो सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर सी बी टच्ड विद ए एंड देन विद बी एंड फाइनली रिमूव्ड अवे। अब यार क्या है, अपने पास जो एक स्फीयर है इसके साथ ये जो अपने पास जो ए है इसके साथ सी को टच कराया, बोथ आर आइडेंटिकल, तो ए के साथ सी को टच कराया तो ए में चार्ज क्यू था बट सी में चार्ज जीरो था। तो यार जब इनको टच करके हटाएंगे तो इनमें जो है Q/2 चार्ज आ जाएगा। क्लियर, ये ए की कंडीशन हो गई। देन ये सी की कंडीशन हो गया रिमूव। अब ये ए के साथ टच कर दिया और सी के साथ टच कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, इस सी को बी के साथ टच कराएंगे। तो ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है और इनको दोनों को टच करा के रिमूव करते हैं। देन यहाँ पे चार्ज क्यू था और यहाँ पे चार्ज Q/2 था। देन स्टूडेंट इस केस में जो चार्ज आएगा बी में जो चार्ज बचेगा वो Q + Q/2 अपॉन 2। इट मीन्स यार 3Q/4 तो 3Q/4 इसमें भी चार्ज बचेगा एंड सी में भी 3Q/4 इलेक्ट्रिक चार्ज बचेगा। क्लियर स्टूडेंट। अब क्या है कि इन दोनों को जो है हम लोगों ने प्लेस कर दिया है स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो स्टूडेंट अपने पास जो ए में चार्ज बचा वो Q/2 है, जो सी में चार्ज है वो 3Q/4। अब हम लोग निकालते हैं फोर्स। तो फोर्स ही निकालना हम लोगों को, F ट्रिपल डैश कर देते हैं इसको स्टूडेंट 1/4πε0। अब ए में चार्ज है Q/2 एंड बी में चार्ज है 3Q/4 अपॉन r स्क्वायर कर देते हैं। तो F ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। और यहां जो स्टूडेंट ये बन रहा है 3/8। तो वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितने की वैल्यू अपने पास है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो F ट्रिपल डैश 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड 3/8 कर देते हैं। देन F ट्रिपल डैश जो आंसर आएगा स्टूडेंट आपका दैट इज 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। क्लियर है स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 स्मॉल identical metallic spheres A and B each carrying a charge Q repel each other with a force capital F. A third uncharged metallic sphere C of the same size is successively made to touch the sphere A and B and then removed away. What is the new force of repulsion between A and B? तो स्टूडेंट अपने पास जो स्टार्टिंग में 2 स्फीयर है A एंड B, इनके बीच कुछ भी डिस्टेंस लेट कर लेते स्मॉल r। इन दोनों में जो चार्ज था वो Q था। तो फोर्स जो लग रहा था इक्वल टू 1/4πε0 Q²/r²। क्लियर स्टूडेंट। अब बात क्या करते हैं कि जो अपने पास ये कंडीशन की A के साथ C को टच कराते हैं। C में चार्ज 0 था और A में चार्ज Q था और टच करा के इनको अलग करते हैं। यार Q + 0 डिवाइड बाई 2 इट मींस A में जो चार्ज है बचेगा वो Q/2 हो जाएगा एंड C में जो चार्ज बचेगा वो भी Q/2 हो जाएगा। अब इस C को किसके साथ टच कराते हैं, B के साथ टच कराते हैं। तो B में अभी जो चार्ज है Q है स्टूडेंट। अब बट जो है जैसे ही Q/2 इलेक्ट्रिक चार्ज को इसके साथ टच करा के हटाया जाएगा देन Q + Q/2 डिवाइड बाई 2
ये जो है चार्ज बी में बचेगा और सेम टू सेम यही चार्ज जो है सी में भी रहेगा। इट मीन्स 3q/4। तो स्टूडेंट अब जो है successively made to touch the spheres A and B and then removed away. What is the new force repulsion between A and B? तो new force of repulsion जो बनेगा F dash is equals to 1/4 epsilon naught। तो भाई A में चार्ज क्या बचा है q/2, तो q/2 पुट कर देते हैं एंड B में चार्ज क्या बचा है 3q/4, देन 3q/4 पुट कर देते हैं और डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही रहेगा स्मॉल r स्क्वायर। अब स्टूडेंट f डैश जो बना हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू 3/8। देन यार स्टूडेंट 3/8 टाइम्स जो है फोर्स चेंज हो जाएगा, 3/8 टाइम्स ऑफ f, इतने न्यूटन जो है फोर्स अब लगने लगेगा। तो न्यू फोर्स हमारा बना 3/8 f का 3/8 टाइम्स। स्टूडेंट अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, टू स्मॉल आइडेंटिकल इन साइज चार्ज मेटालिक स्फीयर A and B repel each other with a force capital F. When placed at a distance smaller between their centers, the sphere A and B touched by identical but uncharged sphere C and D respectively, which are then removed away. The sphere B is now brought closer to A to a distance r/2 between. The sphere B is now brought closer to A to a distance r/2 between their centers. What is the new force of repulsion between A and B? यार स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले A B से R डिस्टेंस पे प्लेस था, बोथ में इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू था, देन फोर्स जो लग रहा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। लेकिन बाद में क्या हुआ यार स्टूडेंट, ये जो A है और जो C है, A को C से टच कराया गया और टच करा के रिमूव कर दिया गया, और B को जो है D से टच कराया गया और टच करा के रिमूव कर दिया गया। अब यार स्टूडेंट इसमें तो चार्ज जीरो था, इसमें चार्ज क्यू था, इसमें क्यू चार्ज, इसमें चार्ज जीरो। देन भाई दोनों के चार्ज का सम डिवाइड बाय 2। देन A में जो चार्ज बचा वो q/2 और C में भी चार्ज जो आया q/2। इसी तरीके सेम इसमें भी है q/2 चार्ज जो है B एंड D में बचे रहे। लेकिन अब स्टूडेंट इन चार्ज स्फीयर्स को डिस्टेंस इनकी चेंज कर दिया है। जो हमारा A है उसके पास जो B रखा गया है वो r/2 डिस्टेंस पे है, चार्जेज इनमें q/2 बचे हैं। देन फोर्स क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस q/2 इनटू q/2 अपॉन r/2 होल स्क्वायर। देन स्टूडेंट ये बन गया f डैश इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 से कैंसिल, ये फिर से वही वैल्यू आ रही 1/4 एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इट मींस स्टूडेंट फोर्स सेम ही रहने वाला है। देख लीजिए आप r/2 डिस्टेंस भाई q स्क्वायर बाई 4 r स्क्वायर बाई 4, 4 4 से कैंसिल q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। देन f डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल F ही रहने वाला, फोर्स में चेंज नहीं आ रहा बिकॉज अरे भाई मैग्नीट्यूड जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो डिक्रीज हुए हैं तो डिस्टेंस भी तो डिक्रीज हुई है। क्लियर स्टूडेंट? हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, चेक द रेशियो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन G ME into MP is dimensionless. Find the value of this ratio. What does it signify? Given proton mass MP is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Electron mass M is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Electron charge E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, 1/4 epsilon naught 9 into 10 to the power 9 Newton into meter square per coulomb square, and capital G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton into meter square per coulomb किलोग्राम स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये चीज जो है डायमेंशनलेस है। यार स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये क्या बने F सफिक्स E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बोथ में स्मॉल ही होता है,
अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रिक चार्जेज। ये हो गया स्टूडेंट अपना फर्स्ट इक्वेशन। अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यार टू मासेस के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और इसकी जो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। एंड एफ सफिक्स जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, ये जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके फॉर्मूले से आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस एम इंटू एम पी अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करते हैं तो यार स्टूडेंट मिल रहा है हमको एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी। यार गिवन जो है हमें वो 1/4 एप्सिलॉन ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी है। इट मींस ये क्लियर है यार कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच है उनका जो रेशियो है वही हमारा जो है यहां पर 1/4 एप्सिलॉन टी स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी आ रहा है। तो यार बिल्कुल एकदम क्लियर है कि ये जो है रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। तो ये रेशियो जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो बनता है उसका रेशियो है। और सेकेंड थिंग यार क्या ये डायमेंशन लेस है? तो बिल्कुल ये डायमेंशन लेस है। ये डायमेंशन लेस होगा बिकॉज ये सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रेशियो है, फोर्स अपॉन फोर्स है, इसलिए डायमेंशन लेस होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? देन एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू बन रहा है भाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन कैपिटल जी की वैल्यू है जो अपने पास है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 67 इंटू 10 टू द पावर -27 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। यार इसका रेशियो जो निकल कर आ रहा है स्टूडेंट दैट इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 10 टू द पावर 39। और ये यार इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई यूनिट नहीं होगी। तो यार अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं कि क्या ये डायमेंशनलेस है? तो फोर्स डिवाइड बाय फोर्स है, ऑफ कोर्स ये डायमेंशनलेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज इट सिग्निफाई? तो इस रेशियो की वैल्यू अपने पास 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 आ रही है। और ये रेशियो बता रहा है कि इन कंपेरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स is 2.3 into 10 to the power 39 times is greater than for the pair of electron and proton. Clear student? Student next numerical है consider a uniform electric field vector E is equal to 3 into 10 to the power 3 I cap Newton per coulomb. Number A, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? What is the flux through the same square if normal to its plane makes a 60-degree angle with the x-axis? स्टूडेंट अब ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर होता है उस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। देन यार स्टूडेंट अपने पास वाईजेड प्लेन होना है। तो वाईजेड प्लेन के लिए हमने ये लेट किया है वाई एक्सिस, ये लेट कर लिया हमने जेड एक्सिस एंड ये लेट किया है हमने एक्स एक्सिस। अब यार स्टूडेंट ये वाईजेड प्लेन जो है हमारा 10 सेंटीमीटर बोथ साइड पे लेंथ एंड ब्रेड्थ है इसकी। तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर ये हो गया। इट मींस एरिया जो निकल कर आ रहा है 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -1
इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एंड जो एरिया की स्टूडेंट डायरेक्शन है वो बनेगी ये जो अपना एक्स एक्सिस है उसके डायरेक्शन में। भाई यार हमने ये आपको बताया था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम बात कर रहे हैं एरिया के इस सरफेस के, इस वाई जेड प्लेन में जो सरफेस है इसके नॉर्मल इसका एरिया होगा। इट मींस एरिया की डायरेक्शन ये है। ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ई ये हमारा वेक्टर ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3। ये नंबर ए सॉल्व हो रहा है। न्यूटन पर कूलम, सॉरी आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप, जेड एक्सिस की डायरेक्शन के कैप। तो यार वेक्टर ए जो हमारा बना वो बना 10⁻⁻² टुवर्ड्स एक्स एक्सिस आई कैप मीटर स्क्वायर। एंड जो वेक्टर ई हमें गिवन है दैट इज 3 इंटू 10⁻3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बना phi इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, phi इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। देन वेक्टर ई अपने पास है 10⁻⁻², वेक्टर इट मींस phi इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻², phi इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻1 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। यार ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड नंबर न्यूमेरिकल बी पे। तो बी नंबर में क्या है यार स्टूडेंट, उसने खुद ही बता दिया है कि जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर इट मींस एन कैप की जो डायरेक्शन दे रहा है वो 60 डिग्री है टू एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में अपना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट मींस थीटा अपना बन रहा है 60 डिग्री। फाई जो बनेगा दैट इज ई ए कॉस 60 डिग्री। देन ई की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻3 एंड ए की वैल्यू 10⁻⁻²। देन यार कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये जो फाई बन के आ रहा है दैट इज 1.5 इंटू 10⁻1 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर आर वोल्ट इंटू मीटर। ओके स्टूडेंट, नंबर बी में phi इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अबव प्रॉब्लम थ्रो अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। यार स्टूडेंट इट मींस एबव प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो देन वेक्टर ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3 आई कैप न्यूटन पर कूलाम ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ली गई होगी। अब स्टूडेंट यहां पे जो ज्योमेट्री है, जिस तरीके से इस क्यूब को प्लेस्ड किया गया, केवल उसको ही समझने में हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। बाकी यार स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन बिल्कुल लीजिए, नो प्रॉब्लम। देखिए आप, ये है अपना एक्स एक्सिस क्लियर, ये वाई एक्सिस एंड ये है अपनी जेड एक्सिस। यार स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। अब बात कर रहा है कि जो क्यूब को इस तरीके प्लेस किया गया है कि इसके जितने भी फेसेस हैं वो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स है। इट मींस कोऑर्डिनेट प्लेन्स कुछ इस तरीके हैं, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। तो यार ये डायग्राम जो हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ऐसा कर देते हैं। आफ्टर दैट ये जो है पूरा हो गया। अब फिर इसको मिड से लाते हैं और फिर कुछ इस तरीके कर देते हैं। एक्स एक्सिस को थोड़ा बड़ा करते हैं। एक्स एक्सिस ये जो है आपका इस तरीके क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो क्यूब है वो ऐसे करके प्लेस।
अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कमाल की बात यह है कि आपसे इससे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई कुछ इस तरीके से है और इस फेस का जो एरिया है वो वेक्टर ए कुछ इस तरीके से होगा। इस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई कुछ इस तरीके से है और जो एरिया वेक्टर ए वो कुछ इस तरीके से। अदर देन स्टूडेंट यहां पर एरिया का वेक्टर इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाएगी, थीटा 90 हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहां बनेगा थीटा 90, ऐसा ही कुछ यहां बनेगा थीटा 90। इट मींस एक्सेप्ट दीज टू, जो और 4 प्लेन्स हैं उनमें जो है, जो और 4 प्लेन्स हैं उनमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब यार स्टूडेंट यहां पे एक हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने इसका एरिया इधर साइड दिखा दिया, इस फेस का एरिया। यार सरफेस का जो एरिया होता है नॉर्मली आउटवर्ड इन डायरेक्शन, तो वेक्टर ए कुछ इस तरीके से हमको बनाना था। तो यहां पर हमसे मिस्टेक हुई थी, बिल्कुल ये बात हम मानते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो है। अब स्टूडेंट हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाइंड आउट करना है, तो देख लेते हैं कि क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर स्टूडेंट? तो बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। फाई इज इक्वल टू, भाई इस फेस के लिए आएंगे तो लिखेंगे ई ए कॉस 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। बट जब हम इस फेस में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है एंड एरिया वेक्टर इधर है, प्लस ई ए कॉस 180 डिग्री। तो भाई मेरे फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1, बट ई ए कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हो गई -1, तो ये हो गया ई ए से ई ए कैंसिल, फाई इज इक्वल टू 0। क्या बात है यार स्टूडेंट, ये दोनों प्लेन को छोड़कर बाकी जितने भी प्लेन थे उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो वहां तो ई ए cos 90 करते तो फ्लक्स हमें 0 मिलता, तो उनको पहले ही हमने छोड़ दिया जो 4 प्लेन्स थे, एक्सेप्ट दीज 2 प्लेन्स। अब इन दोनों प्लेन की जब बारी आई तो इसमें ई ए cos 0 की वजह से ये ई ए आया और ई ए cos 180 डिग्री की वजह से ये अपना आ गया माइनस ई ए से माइनस ई। सिंपल सी बात है यार, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इस डायरेक्शन में, अगर ज्योमेट्रिकल वे पे इस क्वेश्चन को देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शन में, तो यार जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस फेस के अंदर जा रही, इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फ्लक्स बाहर निकल गया। तो यार जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस ट्यूब के अंदर जाएंगे उतनी ही बाहर जाएंगे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 0। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to the power 3 Newton into meter square per coulomb. What is the net charge inside the box? यार नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं पहले स्टूडेंट। सिंपल सी बात है यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अपने पास फाई इज इक्वल टू, फाई सफिक्स सी बोल देते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? अब बोल रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। यार गॉसेस थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी क्लोज सरफेस से, गॉसेस थ्योरम बोलती है किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है उसके अंदर चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो यार क्यू की वैल्यू जो निकल कर आई फाई सफिक्स ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई सफिक्स ई की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर 3, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व करते स्टूडेंट, इसका आंसर आने वाला है 0.0 क्यू इज इक्वल टू, इन क्यूलम में है 70.8 इंटू 10 टू द पावर -9 क्यूलम। अब यार स्टूडेंट अगर हमारे सपोज दैट 1 2 3 डेसिमल आगे आते हैं, 1 2 3, तो 0.0708 इंटू 10 टू द पावर -6 क्यूलम बचता है, और ये 10 टू द पावर -6 अगर हटाते हैं तो इसके प्लेस में हम जो है माइक्रो पुट करेंगे, 0.0708 माइक्रो कूलम। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, जो भी बॉक्स है अपने पास, उस बॉक्स से अगर फ्लक्स निकल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है, अगर वो 8 इंटू 10 टू द पावर 3 है, देन उस बॉक्स के अंदर जो चार्ज प्लेस्ड है उसकी वैल्यू इतनी होगी। अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं, देन वो चार्ज का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, या ये बोल सकते हो उस बॉक्स के अंदर जो नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो हमारा पॉजिटिव बच रहा है। अब स्टूडेंट यहां पर एक जो है सेकंड न्यूमेरिकल ऐड किया गया, if the net outward flux through the surface of the box was 0, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? यार स्टूडेंट, हम ये अगर ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है, अगर वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, तो उसका मीनिंग है कि उस बॉक्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। इट मीन्स अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट इज इक्वल टू द 0। उसका मीनिंग ये भी हो सकता है अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो भी उससे बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 निकलेगा। उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जाएगा तो निगेटिव की वजह से उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर भी जाएगा। यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस का अलजेब्रिक सम कितना है? 0। तो वो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा। तो ये बोल सकते हैं कि इस बॉक्स से अगर बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 निकल रहा है तो इस बॉक्स के अंदर जो नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो 0 होगा। इट मींस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस वो 0 होगा। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? यार स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यार थोड़ा सा अपना जनरल जो माइंड है यार उसको यूज करना पड़ेगा। देखो, जैसे अपने पास ये जो है एक स्क्वायर दिख रहा है, हम इस स्क्वायर से क्यूब बना लेते हैं। देखना जरा सा कैसे, इसकी 6 फेसेस जरा ड्रॉ करते हैं। अब यार स्टूडेंट, ये 10-10 सेंटीमीटर साइड्स के जो है 1 2 3 4 5 6 फेसेस बन गए। अब इन 6 फेसेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, अब इससे जो है हम 5 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाले से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है प्लेस कर लेते हैं क्यू को। यार स्टूडेंट, अब ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो गया, मतलब इसी देखो बॉटम वाला फेस अभी भी वो उसी तरीके है। अब ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस हो गया, और क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बनता है जाके Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉसेस थ्योरम। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 6 फेसेस ऑफ क्यूब that is equal to the charge inside to this cube into 1 by epsilon naught times यार 6 फेसेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस। देन यार स्टूडेंट 6 से डिवाइड कर देंगे तो ईच फेस से आ जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यार यही अपना आंसर बनने वाला है, बिकॉज यार बस हमें यही सिंगल फेस से तो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना था। तो क्या करना है, इस फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक क्यूब ड्रॉ करना होगा, और उस क्यूब की 6 फेसेस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो Q है।
तो उन 6 फेसेस से नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। 6 फेसेस का फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो देन 1 फ्लक्स से पास होने वाला फ्लक्स Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, देन वो वैल्यू पुट करते हैं, वो वही आंसर होगा। देन 10 into 10 to the power minus 6, this is the value of Q. 6 into 8.85 into 10 to the power minus 12, कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, देन क्या आएगा, कैलकुलेशन करने पर ये आंसर आ रहा है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो गया भाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम is at the center of a cubic Gaussian surface of side 9 centimeter. What is the net electric flux through the surface? Then solution है स्टूडेंट, क्या है यार, सिंपली जो है 9 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर जो प्रेजेंट चार्ज है वो क्यू है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो गॉसेस थ्योरम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या बनने वाला है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम, देन 2 into 10 to the power minus 6 एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12। कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, देन आंसर आ रहा है 2.26 into 10 to the power 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। गॉसेस थ्योरम से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आराम से आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 into 10 to the power 3 न्यूटन into मीटर स्क्वायर टू पास थ्रू a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on charge. If the radius of Gaussian surface was doubled, how much flux would pass through the surface? देखते हैं स्टूडेंट, नंबर ए क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले 10 सेंटीमीटर रेडियस है, क्लियर भाई, पहले 10 सेंटीमीटर रेडियस है और तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा है वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ओ निगेटिव है, देन इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर कर रहा है और यार चार्ज के बारे में भी पता लग गया कि अंदर जो चार्ज है वो निगेटिव है। तो 5 बता रहा है -1 into 10 to the power 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यार बोल रहा है 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कर देंगे, तो कर दो भाई 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कर दो भाई, ऐसे कर दो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर रेडियस कर दो भाई। क्या इफेक्ट हुआ, सोच के देखो क्या इफेक्ट हुआ। अरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो 10 सेंटीमीटर वाले स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास होगी वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 20 सेंटीमीटर वाले से पास होगी। दूसरी बात यार, क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा ना कि हमने उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज के अमाउंट में चेंज किया है। तो अगर हम अंदर के चार्ज के अमाउंट में चेंज नहीं करते, then number of electric field lines passing through the closed Gaussian surface that will remain same. It means अब फिर से जो है इस वाले स्फीयर के लिए भी -1 into 10 to the power 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि क्लोज्ड सरफेस की साइज पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज का अमाउंट कितना प्लेस्ड है। तो यार इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, देन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। नंबर बी क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है यार, 5 की वैल्यू दी है नेगेटिव में, -1 into 10 to the power 3, देन q by एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं 5 के प्लेस में, -1 into 10 to the power 3, देन यार q की वैल्यू आ रही है -1 into 10 power 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं 8.85 into 10 to the power -12,
यार ये क्लियर हो रहा है हमारा -8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 क्यूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी निगेटिव टाइप का। ऑफ कोर्स यार अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव है तो सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, तो सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव होगा। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge. If the electric field 20 cm from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? सिंपल सी बात है यार, 10 सेंटीमीटर का कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, कुछ लिखा है भाई, कंडक्टिंग 10 सेंटीमीटर का, कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रेडियस का ये स्फीयर, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि इसके सरफेस में प्रेजेंट होगा, बिकॉज लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब बोल रहे इससे स्मॉल आर डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी गई वो है 1.5 रेडियली इनवर्ड। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉइंट E में ये है, वेक्टर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। बहुत सही बेटा, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस डायरेक्शन में होगी तो यहां पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर, निगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, निगेटिव, बिकॉज 1 कूलम इलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब बात कर रहा है कि इसमें चार्ज की जो वैल्यू उसको कैलकुलेट करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside to the conducting sphere, तो फॉर्मूला था अपने पास भाई मेरे, E इज इक्वल टू 1/4 नॉट Q बाई R स्क्वायर, Q इज इक्वल टू 4 नॉट इंटू कैपिटल E इंटू R स्क्वायर। Q की वैल्यू निकल कर आई 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड E की वैल्यू 1.5 इंटू 10 to the power 3 and small r is the 20 into 10 to the power -2. It means 2 into 10 to the power -1 whole square. अब यार स्टूडेंट ये पॉइंट छटेगा, नीचे 0 इंक्रीज होगा, देन यार 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, Q इज इक्वल टू 5/3 इंटू 4 इंटू 10 to the power -2, इट मीन्स 1 बना, ये कैंसिल हो गया, 10 to the power -9। स्टूडेंट और कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा आ रहा है दैट इज 6.67 इंटू 10 to the power -9 निगेटिव टाइप। कैसा होगा चार्ज, निगेटिव होगा। चार्ज का नेचर भी बता देते हैं,